हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि आज के इस लेक्चर वीडियो से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूजीसी नेट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर 2021 का जो क्वेश्चन पेपर है वो आज के लेक्चर वीडियो से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम डिटेल डिस्कशन करेंगे सॉल्यूशन को। ठीक है, सॉल्यूशन का हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। राइट। एक्चुअली मुझसे काफी स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे कि मैम नेट की प्रिपरेशन कैसे करें। तो वैसे तो मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी कि हमें नेट की प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए। ठीक है, बट फिलहाल अभी मैं ये आपको बताना चाहती हूँ कि देखिए, नेट का एग्जाम हो चाहे कोई भी दूसरा एग्जाम हो, पिछले साल के पिछले कुछ साल के इवन लास्ट 10 ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है ना वो जरूर लगाना चाहिए। तो नेट के एग्जाम के लिए भी सबसे पहला जो सजेशन मैं आपको देना चाहूंगी वो यही है कि लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर जो यूजीसी नेट के हैं वो जरूर लगाइएगा। ठीक है, इससे क्या होता है कि उस एग्जाम का लेवल आपको पता चलता है। ठीक है, क्या स्टैंडर्ड है क्या लेवल है वो समझ में आता है, और हमारा क्या लेवल है, हमें और कितनी प्रिपरेशन करने की जरूरत है ये समझ में आता है। ठीक है, तो इसीलिए मेरा सबसे पहला सजेशन यही है कि पिछले साल के क्वेश्चन पेपर जो है जरूर उठाइएगा, जरूर लगाइएगा। और इसी लिए मैं ये नेट की प्रिपरेशन कराने जा रही हूँ आपको। और इसमें मैं सबसे पहले 2021 का क्वेश्चन पेपर ले रही हूँ। ठीक है, पेपर 2 हम डिस्कस करेंगे जिसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं। तो वो आज के लेक्चर वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसको मैं कई पार्ट्स में सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। आज पार्ट 1 है। ठीक है, तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से हम आज का लेक्चर वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ इंडियन कैपिटल मार्केट। क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें से कौन सा इंडियन कैपिटल मार्केट का फीचर नहीं है। ठीक है, चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पहला है को प्रमोटर्स स्टेट लेवल वेंचर फंड। दूसरा है गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन। अगला है लिंक बिटवीन सेवर्स एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट इज यूटिलाइजेस इंटरमीडियरीज। ठीक है, तो ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। आपको पूछा गया है कि कौन सा इसमें फीचर नहीं है, इंडियन कैपिटल मार्केट का फीचर कौन सा नहीं है। ठीक, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको कैपिटल मार्केट के बारे में पता होना चाहिए कि कैपिटल मार्केट क्या होता है। ठीक, और एक बात और है कि कैपिटल मार्केट पे मैं सेपरेट वीडियो बना चुकी हूँ। अगर आपको डिटेल देखनी है तो आप मेरे वीडियो में प्लेलिस्ट रेफर कर सकते हैं। ठीक है, तो कैपिटल मार्केट पे सेपरेट वीडियो बना हुआ है, बट फिलहाल इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू कैपिटल मार्केट का देती हूँ। कैपिटल मार्केट क्या है? कैपिटल मार्केट इज अ फाइनेंशियल मार्केट। कैपिटल मार्केट फाइनेंशियल मार्केट है जहां पे लॉन्ग टर्म डेब्ट्स, ठीक है, लॉन्ग टर्म डेब्ट्स एंड इक्विटी बेस्ड जो सिक्योरिटीज होती है उनको खरीदा जाता है, खरीदा एंड बेचा जाता है, जिनकी ट्रेडिंग होती है। ट्रेडिंग मतलब बाय सेल करना। ठीक है, जहां पे लॉन्ग टर्म डेब्ट्स एंड इक्विटी बेस्ड सिक्योरिटीज की बाय सेल होता है उसे कैपिटल मार्केट कहते हैं। तो कैपिटल मार्केट क्या है? ये एक फाइनेंशियल मार्केट है। ठीक, एंड इसी से रिलेटेड आपने एक और सुना होगा ना, मनी मार्केट। मनी मार्केट भी सुना होगा, मनी मार्केट भी मैंने पढ़ाया हुआ है अपने चैनल पे। तो मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में डिफरेंस भी आपको पता होना चाहिए। मनी मार्केट में शॉर्ट टर्म डेब्ट, ठीक है, मनी मार्केट जो होता है यहाँ पे शॉर्ट टर्म डेब्ट जो होता है उनको बाय सेल किया जाता है, उनकी बाइंग सेलिंग होती है। जबकि कैपिटल मार्केट की बात करें तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म डेब्ट एंड इक्विटी बेस्ड जो सिक्योरिटी होती है, शेयर वगैरह, उनका बाय सेल होता है। तो दिस इज कैपिटल मार्केट। ठीक, अब जरा इसके फीचर्स की जरा बात कर लेते हैं। तो ये जो चार ऑप्शन है एक एक करके देख लेते हैं कि इसमें से कौन सा इसका फीचर नहीं है, और मैं आपको समझा भी देती हूँ इसमें। चलिए डी ऑप्शन से शुरू करते हैं। कैपिटल मार्केट यूटिलाइजेस इंटरमीडियरीज। तो हाँ, ये बात सही है, कैपिटल मार्केट में बहुत सारे इंटरमीडियरीज, ठीक है, पार्टिसिपेट करते हैं, बहुत सारे इंटरमीडियरीज इन्वॉल्व होते हैं कैपिटल मार्केट में, जो स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं। ठीक है, और भी कई इंटरमीडियरीज कैपिटल मार्केट में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट तो सही है, ये है कैपिटल मार्केट का फीचर। अगला क्या है? कैपिटल मार्केट इज अ लिंक बिटवीन सेवर्स एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। तो हाँ, ये भी फीचर है कैपिटल मार्केट का कि कैपिटल मार्केट क्या है? एक चैनल है। कैपिटल मार्केट क्या है? एक चैनल है, एक लिंक है, किसके किसके बीच में? सेवर्स, सेवर्स यानी जिन्होंने पैसे सेव किए हैं, ठीक है, यानी हम लोग कॉमन पीपल। ठीक है, सेवर्स एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी यानी वो बिजनेसमैन जो उस पैसे को कहीं पे इन्वेस्ट कर सकते हैं।
ठीक है, उस पैसे को सही जगह लगा सकते हैं अपने बिजनेस में। तो ये जो कैपिटल मार्केट है ये एक तरीके का क्या है, लिंक है किसके बीच में, सेवर्स यानी जो लोग पैसे सेव करते हैं, और दूसरा क्या है, वो पार्टी जो उस पैसे को सही जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, और पैसे को बढ़ा सकते हैं। तो कैपिटल मार्केट एक तरीके का लिंक होता है, तो ये भी इसका फीचर है। नेक्स्ट क्या है, गवर्नमेंट रूल एंड रेगुलेशन। तो हाँ, कैपिटल मार्केट रन्स अंडर द रूल एंड रेगुलेशन ऑफ गवर्नमेंट। कैपिटल मार्केट जो है गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन के तहत काम करता है। देयर इज अ रेगुलेटरी बॉडी, कैपिटल मार्केट को गवर्न करने वाली एक रेगुलेटरी बॉडी है जो कंट्रोल करता है कैपिटल मार्केट को, ठीक है। आप उसका नाम बता सकते हैं, कौन सी बॉडी है विच कंट्रोल द होल कैपिटल मार्केट? चलिए मैं बता देती हूँ, ठीक है, सेबी। सेबी का नाम तो सुना ही होगा, सेबी पे भी मैं सेपरेट वीडियो बना चुकी हूँ। सेबी इज सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। तो सेबी इज अ बॉडी विच कंट्रोल्स द होल कैपिटल मार्केट, और इसका काम है कि इन्वेस्टर्स का जो इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करना, ठीक है, कोई फ्रॉड वगैरह ना हो, इन सबको देखना, ठीक। अच्छा, एक क्विज पूछती हूँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अभी चल रहा है फरवरी, फरवरी 2023 चल रहा है। आप मुझे बताइएगा कि हु इज द करेंट चेयरपर्सन ऑफ सेबी। सेबी का इस समय करेंट चेयरपर्सन कौन है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। यानी ये जो बी है ये भी क्या है, फीचर है कैपिटल मार्केट का। तो इसके बाद यानी ए बच गया है, यानी कि ए ही क्या होगा, आंसर होगा। लेकिन एक बार देख भी लेते हैं कि कैपिटल मार्केट क्या को प्रमोट्स स्टेट लेवल वेंचर फंड? तो नहीं, कैपिटल मार्केट ऐसा कोई को प्रमोट नहीं करता है स्टेट लेवल के वेंचर फंड को, ये नहीं करता है। तो ये नहीं करता है, ये भी पता होना चाहिए, प्लस बी सी डी तीनों आंसर नहीं है, तो यानी ए ही होगा, ठीक है। तो यानी अब आपको अच्छे से समझ में आ गया यहाँ पे कौन सा आंसर है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। कौन सा फीचर नहीं है, ये ए फीचर नहीं है कि कैपिटल मार्केट क्या है, ये कोई को प्रमोट नहीं करता है स्टेट लेवल वेंचर फंड को, ठीक है। तो यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, राइट। चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, द मोड ऑफ ज्वाइंट वेंचरिंग इन इंटरनेशनल बिजनेस, ठीक है, द मोड ऑफ ज्वाइंट वेंचरिंग इन इंटरनेशनल बिजनेस, यानी क्या तरीका है, क्या मोड है ज्वाइंट वेंचर का इंटरनेशनल बिजनेस में, जिसके तहत अ कंपनी टू कंडक्ट बिजनेसेस इन अनदर कंट्री, जिसके तहत कोई कंपनी अपना बिजनेस कंडक्ट कर सकती है दूसरी कंट्री में, और उस कंट्री में क्या होता है, दैट कंट्रीज लॉ डिस्करेज फॉरेन ओनरशिप, यानी वो जो दूसरी कंट्री है, ठीक है, वो क्या है, फॉरेन ओनरशिप को बहुत प्रमोट नहीं करती है, वो उसको डिस्करेज करती है, ठीक है। तो चलिए आपको ऐसा क्या समझा रही हूँ। आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि कौन सा मोड है ज्वाइंट वेंचर का इंटरनेशनल बिजनेस में, जिसके तहत एक कंपनी यानी कंपनी ए है, ठीक है, सपोज करिए इंडिया में कंपनी ए है, ये जो कंपनी ए है ये कर सकती है बिजनेस इन अनदर कंट्री, ठीक है, बट ये जो दूसरी कंट्री एक्स है यहाँ पे ओनरशिप, फॉरेन ओनरशिप अलाउ नहीं है, ठीक है। तो कौन सा तरीका है ज्वाइंट वेंचर का इंटरनेशनल बिजनेस में, वो आपको बताना है, ठीक। तो चलिए इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको और ऑप्शन आप एक बार रीड कर लीजिए, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग है, इंटरनेशनल फ्रेंचाइजिंग है, ज्वाइंट ओनरशिप है, लाइसेंसिंग। तो ये चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, ठीक। क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन है कि कौन सा मोड है ज्वाइंट वेंचर का इंटरनेशनल बिजनेस में, जिसके तहत कोई कंपनी है एक कंट्री में, वो दूसरी कंट्री में अपना बिजनेस कंडक्ट कर सकती है, लेकिन ये जो दूसरी कंट्री है वो ओनरशिप अलाउ नहीं करती है, फॉरेन ओनरशिप अलाउ नहीं करती है कि बाहर की कंट्री की ओनरशिप हो यहाँ पे, वो अलाउ नहीं करती। तो कौन सा मोड होगा ज्वाइंट वेंचर का, कौन सा ये कंपनी मोड यूज कर सकती है, ठीक। तो इसके बारे में इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको ये जो सारे टर्म्स है ना ये थोड़े से पता होने चाहिए। तो चलिए आपको मैं जल्दी से इन टर्म्स के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। तो सबसे पहले तो एक बात है कि इंटरनेशनल बिजनेस में इंटर होने के लिए, ठीक है, देयर आर डिफरेंट मोड्स, बहुत सारे तरीके हैं। आपने आईबी जो सब्जेक्ट पढ़ा होगा उसमें पढ़े होंगे, जैसे एक्सपोर्टिंग है, लाइसेंसिंग है, ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे तरीके हैं अगर इंटरनेशनल बिजनेस में किसी कंपनी को जाना है तो, ठीक। यहाँ पे कुछ मोड्स दिए हैं, चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, तो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक तरीके का आईबी है, इंटरनेशनल बिजनेस है, जिसमें कंपनी क्या करती है, ये कंपनी अग्रीमेंट करती है, ठीक है, दूसरी कंपनी के साथ। देखिए ये किसी कंट्री ए में है, सपोज करिए इंडिया में है, ठीक है, इंडिया की कोई कंपनी इंटरनेशनल बिजनेस में जाना चाहती है और वो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करना चाहती है। तो इसके तहत क्या होगा, कंपनी क्या करेगी, अग्रीमेंट करेगी दूसरी कंट्री में, दूसरी कंट्री एक्स है उसकी कंपनी के साथ एग्रीमेंट करेगी, ठीक है, कोई लोकल मैन्युफैक्चरर होंगे उनके साथ अग्रीमेंट करेगी कि वो ये प्रोडक्ट बनाएंगे।
ये प्रोडक्ट या उसका कोई कंपोनेंट बनाएंगे जिसका जो स्पेसिफिकेशन वगैरह होगा वो ये वाली कंपनी कंपनी ए जो है वो बताएगी। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। नाम से ही समझ में आ रहा है, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग यानी कॉन्ट्रैक्ट पे बाहर किसी कंट्री की किसी कंपनी से मैन्युफैक्चरिंग कराना अपने प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, जैसे इंडिया में कहा जाता है कि इंडिया में चीप लेबर है, यहाँ पे लेबर सस्ता है। ठीक है, तो बहुत सारी फॉरेन कंट्रीज जो है वो इंडिया में अपने प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कराती हैं। ऐसे ही चाइना में भी चीप लेबर है, तो वहां पे भी बहुत सारी कंपनी, जैसे आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग अभी तक चाइना में हो रही थी। ठीक है, हो भी रही है अभी। ठीक है, तो ये क्या है, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, ये भी एक तरीका है इंटरनेशनल बिजनेस में जिसमें कंपनी अग्रीमेंट करती है दूसरी कंट्री की किसी कंपनी से कि वो हमारे प्रोडक्ट बनाए। ठीक है, जो स्पेसिफिकेशन वगैरह हम प्रोवाइड करेंगे वो, चाहे पूरा प्रोडक्ट बनाए चाहे उसका कंपोनेंट बनाए। ठीक है, जैसा उनके बीच में अग्रीमेंट है। तो ये हो गया कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। अगला क्या है, इंटरनेशनल फ्रेंचाइजिंग। तो इंटरनेशनल फ्रेंचाइजिंग क्या है, एक बार स्क्रीन क्लियर करती हूँ। इंटरनेशनल फ्रेंचाइजिंग, ठीक है, तो ये वो सिस्टम है जिसमें एक कंपनी, इस कंट्री में ये कंपनी है, दूसरी कंट्री में ये कंपनी है। ठीक है, तो इंटरनेशनल फ्रेंचाइजिंग वो सिस्टम है जिसके तहत कंपनी राइट देती है, अधिकार देती है टू डुप्लीकेट अ सक्सेसफुल बिजनेस फॉर्मेट या बिजनेस मॉडल। ठीक है, इंटरनेशनल फ्रेंचाइजिंग यानी ये, इस, जैसे इंडिया में ये कंपनी है, ठीक है, कंपनी ए है, इसने अगर इंटरनेशनल फ्रेंचाइजिंग दी है तो दूसरी कंट्री एक्स की कोई कंपनी वाई है, मतलब वो इसका, इस कंपनी का जो मॉडल है, जो बिजनेस मॉडल है वो यूज कर सकती है। जैसे इसका एग्जांपल मैकडोनल्ड एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है। मैकडोनल्ड ने क्या किया है, इंटरनेशनल फ्रेंचाइजिंग दी हुई है। ठीक है, वो यानी उसका जो सेम बिजनेस मॉडल है वो यूज कर सकती है दूसरी कंपनी। ठीक है, तो ये जो इंटरनेशनल फ्रेंचाइजिंग है ये बहुत कह लीजिए पॉपुलर मेथड है। अगर चेन स्टोर्स, अगर कई स्टोर बिल्ड करने हैं ना, कई स्टोर्स खोलने हैं, ठीक है, इंडिया में खोलना है तो फ्रेंचाइजिंग कहा जाएगा। अगर इंटरनेशनल लेवल पे खोलना है, बाहर किसी कंट्री में किसी वो खोलना है, तो इंटरनेशनल फ्रेंचाइजिंग होगा। ठीक है, तो कई चेन स्टोर अगर खोलना है तो ये काफी पॉपुलर मेथड है। ठीक, अगला जो है दैट इज जॉइंट ओनरशिप। जॉइंट ओनरशिप यानी यानी दोनों के पास जो ओनरशिप है वो शेयर होगी। ठीक है, बट ये वाला ऑप्शन सी तो आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जो दूसरी कंट्री है वहां पे लॉ डिस्करेज कर रहा है फॉरेन ओनरशिप को, तो ये वाला तो आंसर होगा ही नहीं। अगला क्या है, लाइसेंसिंग। अगला क्या है, लाइसेंसिंग। तो लाइसेंसिंग क्या है, लाइसेंसिंग एक तरीका है जिसमें जो फॉरेन बिजनेस है उसको ये अधिकार मिलता है। ठीक है, लाइसेंसिंग में जो दूसरी कंट्री की वो जो कंपनी है, कंपनी सपोज करिए बी है, उसको ये राइट मिलता है कि वो मैन्युफैक्चर कर सकता है और यूज कर सकता है कंपनी के प्रोडक्ट को फॉर इट्स मार्केट। ठीक है, यानी कंपनी इन ए ने इसको लाइसेंस दे दिया कि आप हमारा प्रोडक्ट भी बनाइए, उसको अपने मार्केट में बेचिए भी। ठीक है, उसके बदले में इसे लाइसेंस फी मिलेगी। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड लाइसेंसिंग, ये लाइसेंसिंग होती है। तो अब मेरे ख्याल से मैंने आपको चारों ऑप्शन के बारे में बता दिया, तो अब आप बता सकते हैं कि ज्वाइंट वेंचर का कौन सा मोड है इंटरनेशनल बिजनेस में जिसके तहत कंपनी अलाउ करती है। ठीक है, दैट अलाउ अ कंपनी, जो अलाउ होता है कि कंपनी अपना बिजनेस कंडक्ट कर सकती है दूसरी कंट्री में। ठीक है, और वहां पे फॉरेन ओनरशिप जहाँ पे नहीं अलाउ है, तो कौन सा होगा इसमें से, देखिए कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग होगा नहीं, इंटरनेशनल फ्रेंचाइजिंग भी यहाँ पे नहीं है, ज्वाइंट ओनरशिप तो हो ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे ओनरशिप डिस्करेज की जा रही है ना, कि लॉ ओनरशिप अलाउ नहीं कर रहा। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, लाइसेंसिंग। लाइसेंसिंग के तहत क्या होगा, कंपनी ए जो है ये लाइसेंस फी चार्ज करेगी और लाइसेंस देगी दूसरी कंट्री की कंपनी बी को कि आप हमारा प्रोडक्ट बना सकते हैं। ठीक है, और अपने मार्केट में सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी, जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, लाइसेंसिंग। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, द सोर्स ऑफ इंडियन गैप इंक्लूड। द सोर्सेज ऑफ इंडियन गैप इंक्लूड। ठीक, गैप तो आपको पता होगा, GAAP, गैप। गैप मतलब जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, और आई लगा है मतलब इंडियन। ठीक, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द सोर्सेज ऑफ इंडियन गैप इंक्लूड, यानी ये जो इंडियन गैप है, इंडियन जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, इसका सोर्स
क्या है, क्या क्या है इसका सोर्स? क्या इसका सोर्स इंडियन कंपनी एक्ट 2013 है, या नोटिफिकेशन इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, या आईसीएआई प्रोनाउंसमेंट? चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। आपको इसमें से सही ऑप्शन बताना है। ठीक, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको थोड़ा सा बेसिक पता होना चाहिए कि गैप क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है, आईसीएआई क्या है। ठीक है, ये सब थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड गैप पे मैं सेपरेट वीडियो बना चुकी हूं। तो अगर आपको डिटेलिंग देखनी है तो आप वो वीडियो रेफर कर सकते हैं। ठीक है, पर चलिए यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में पहले थोड़ा सा बता देती हूँ गैप क्या है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो गैप इज जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ये जो गैप है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, तो ये बेसिकली क्या है, गैप होता क्या है? गैप इज द रूल। गैप क्या है? वो रूल है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या हुआ था जब तक गैप नहीं था, ठीक है, इंडिया में कोई भी ऐसा कोई अकाउंटिंग प्रिंसिपल नहीं था जो जनरली एक्सेप्टेड हो। जब तक नहीं था तब तक क्या था, हर कंपनी अपने हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रही थी। हर कंपनी का जैसे मन कर रहा था वैसे पीएल अकाउंट, वैसे बैलेंस शीट बना रही थी। बट ये तो गलत है ना। इससे एक तो यूनिफॉर्मिटी भी नहीं रहेगी, ठीक है, और फिर कंपेयर भी तो नहीं कर पाएंगे। हर कंपनी अगर अपने हिसाब से पीएल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट वगैरह बनाएगी तो फिर ना कंपेयर किया जा सकेगा, ना यूनिफॉर्मिटी रहेगी, और फिर टैक्स में भी दिक्कत आएगी, प्रॉफिट लॉस कुछ अलग निकल के आएगा। तो इसलिए बहुत जरूरी था कि एक एक रूल रेगुलेशन कुछ बनाया जाए जो हर कंपनी के लिए कंपलसरी हो कि वो अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट उन्हीं रूल रेगुलेशन को फॉलो करके बनाए। ठीक है, तो इसीलिए आया कॉन्सेप्ट गैप का, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो ये क्या है, ये एक रूल है जो हर कंपनी को फॉलो करना है फॉर प्रिपरेशन ऑफ इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ताकि क्या रहे, यूनिफॉर्मिटी रहे, ताकि क्या हो सके, कंपेरेबिलिटी। ठीक है, यूनिफॉर्मिटी रहे यानी एक जैसा हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, एंड कंपेयर किया जा सके डिफरेंट कंपनीज को। तो ये बेसिकली क्या है, ये गाइडलाइन है, रूल्स हैं जो हर कंपनी को फॉलो करने हैं। ठीक, अब एएसबी, एएसबी भी आपको बता चुकी हूँ। एएसबी क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, एएसबी। ठीक है, तो आईसीएआई ने, आईसीएआई क्या है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। आईसीएआई क्या है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। इन्होंने एक बॉडी स्टैब्लिश की, एएसबी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। इनको ये काम दिया गया कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप बनाइएगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक, आप बनाइएगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है, देखिए नाम से ही समझ में आ रहा है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यानी अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग के रूल रेगुलेशन जो हर कंपनी को फॉलो करना है, वही जो गैप की बात हो रही है वही है। ठीक है, तो एएसबी वो बॉडी है जिसको कहा गया कि आपको बनाने हैं। किसने बॉडी स्टैब्लिश की, आईसीएआई ने, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने एएसबी का गठन किया और कहा कि आपको बनाने हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंडिया के लिए। ठीक है, अब एक बात और है, एक होता है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और एक है इंडियन। ठीक है, हर कंट्री का, हर देश का अपना रूल रेगुलेशन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का। ठीक, कुछ कॉमन चीजें, कुछ बेसिक चीजें कॉमन है, ठीक है, बट काफी चीजें अलग भी हैं। ठीक है, तो इंडिया में एएसबी को कहा गया कि आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाने हैं, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ठीक है, और आपको कंपनी एक्ट 2013, कंपनी एक्ट, एक बार स्क्रीन क्लियर कर रही हूँ, कंपनी एक्ट 2013 का जो शेड्यूल 3 है, ठीक है, उसको भी ध्यान में रख के आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाने हैं। ठीक, तो ये काम दिया गया। तो अब मेरे ख्याल से मैंने काफी कुछ आपको बता दिया है, तो अब आप समझ सकते हैं व्हाट इज द सोर्स ऑफ इंडियन गैप। इंडियन गैप का सोर्स क्या है, ठीक है, ये जो इंडियन गैप है इसका सोर्स क्या है, तो अब आप बता सकते हैं। तो इंडियन गैप जो है इसका सोर्स क्या है, इंडियन कंपनी एक्ट 2013। ठीक है, तो इंडियन कंपनी एक्ट 2013 के शेड्यूल 3 में कुछ गाइडलाइन है, जिन गाइडलाइन का फॉलो करके एएसबी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए। ठीक है, तो ये भी एक सोर्स है। अगला क्या है, नोटिफिकेशन इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का नोटिफिकेशन इस गैप में कुछ ऐसा इन्वॉल्व नहीं है, तो ये नहीं है। अगला क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। हाँ, तो इंडियन गैप का अगर मैं सोर्स की बात करूं तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उसका सोर्स है। एंड आईसीआई प्रोनाउंसमेंट, तो आईसीआई का जो टाइम टू टाइम अनाउंसमेंट है वो भी इस जब इंडियन गैप या इंडियन जो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल है उसको बनाने में कंसीडर किया जाता है, उसे ध्यान में रखा जाता है।
ठीक है, तो यानी आप समझ गए होंगे कौन कौन से सही है, ए सही है, सी सही है, डी सही है। ठीक, और ऐसा कोई मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का नोटिफिकेशन ये गैप को बनाने में ऐसा कोई नोटिफिकेशन कंसीडर नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे ए सी डी इज द करेक्ट आंसर। तो देखिए यहाँ पे कौन सा है, ए सी डी, यानी दिस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चलिए आज मैं यहीं तक डिस्कस करती हूँ। अगले लेक्चर में अब हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। मैं छोटे छोटे ही वीडियोस बना रही हूँ ताकि मैं डिटेल में इन क्वेश्चंस को समझा पाऊँ। ठीक है, और एक बात और है, क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, हर क्वेश्चन को, जैसे मैं एक बात करूं, क्वेश्चन नंबर सेकंड, काफी बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आने में दिक्कत हुई होगी। ठीक है, तो इसीलिए क्वेश्चन को एक बार पढ़िए, दो बार पढ़िए, तीन बार पढ़िए, जब तक वो समझ में ना आए। ठीक है, और आराम से क्वेश्चन समझ के सॉल्यूशन देखना ये बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलिए आज मैं यहीं तक रखती हूँ। अगले लेक्चर में अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करूंगी। ठीक है, तो तब तक इतना पढ़ के रखिएगा। राइट, और एक कोई बुक ले लीजिए यूजीसी नेट की जिसमें लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर हो, वो एक बुक ले लीजिए और क्वेश्चन जरूर लगाइएगा पिछले 10 साल के। राइट, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।